नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। आज डेट है 30 सितंबर और आज की जो भी बेहद जरूरी खबर है हम उनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? शिक्षा वह शक्ति है जो किसी भी समाज को बदल सकती है। यह हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की कुंजी है। और ये कथन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शिक्षा में ताकत होती है जो किसी भी समाज को बदल सकती है। यानी कि जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर नए विचारों का जन्म होता है, हमारे अंदर बेहतर समझ आती है, जिससे हम समाज का विकास कर सकते हैं, समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में सुधार कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा से ही समाज बदलता है और उज्जवल भविष्य बनता है। तो अब देख लेते हैं हम पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था आपका, भारत का पहला ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में यूनेस्को ने मान्यता दी है? आपके ऑप्शन थे ए किन्नौर घाटी, बी स्पीति घाटी, सी कुल्लू घाटी और डी देवभूमि घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी स्पीति घाटी। इस प्रश्न के विश्लेषण को आप पिछले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं, हमने विस्तार से डिस्कस किया था। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज क्या है? एनसीआरबी डेटा 2023 विद 8% राइज इन केसेस दिल्ली टॉप्स क्राइम चार्ट। यानी कि एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि कुछ अहम आंकड़े जारी किए हैं। हम उनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें ये कहा गया है कि 2023 में एसटी के खिलाफ अपराध के कुल जो मामले हैं वो 12,960 मामले हैं। और वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 में ये कुल 10,064 मामले थे। आप देख सकते हैं कि इस बार पिछली बार के मामले से कुल 28.8% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अगर अपराध दर की बात करें तो अपराध दर जब वो प्रति लाख जनसंख्या पे 2023 पे 12.4 हो गया, जो कि 2023 में आपका 9.6 था और यहाँ पर भी इसमें वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अगर सबसे अधिक मामलों की बात करें तो आपके 2,757 मामले जो है वो साधारण चोट से आए हैं। दंगे की श्रेणी की बात करें तो इसमें कुल 1,707 मामले हैं और बलात्कार के मामले कुल 11,089 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में राज्यवार स्थिति भी बताई गई है, तो एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मणि, यानी मणिपुर सबसे प्रभावित राज्य है, जहां पर 2023 में कुल 3,399 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में इस श्रेणी में केवल एक मामला दर्ज किया गया था और 2021 में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां पर कुल 2,858 मामले देखने को मिले हैं। हालांकि 2022 की अगर बात करें तो 2,979 मामले थे और 2021 में 2,627 मामले देखने को मिले थे। अब इसी के साथ राजस्थान में जो कुल मामले हैं वो 2,453 मामले हैं। 2022 की बात करें तो 2,521 मामले थे और 2021 में इसमें कुल 2,121 मामले थे। अब एक बार देख लेते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल कितने मामले हैं। तो 2023 में कुल मामला जो था वो 4,48,211 था। वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में कुल मामले जो है वो 4,45,256 देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 0.7% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अगर बच्चों के खिलाफ अपराध की बात करें तो बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुआ था उसमें कुल 1,77,335 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2022 की बात करें तो 2022 में ये जो कुल डेटा था वो 1,62,449 मामले थे। आप देख सकते हैं कि इसमें भी वृद्धि हुई है और कितनी 9.2% की। तो इस तरीके से हमने देख लिया 2023 का जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें किन राज्यों की क्या स्थिति रही, वहीं अपराध के क्या कितने मामले थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 4% इन अगस्त। यानी कि अगस्त 2025 में जो औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर है उसमें कमी देखने को मिली है। तो हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी IPP जो है वो जारी किया गया है सूचकांक। इसमें यह कहा गया है कि भारत में जो औद्योगिक गतिविधि की वृद्धि दर है वो अगस्त में घटकर 4% हो गई है। वहीं अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में ये 4.3% था, जो कि अब अगस्त में कम हो गई है। वहीं कुछ क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जिसमें कि सुधार देखने को मिला है। तो खनन और उत्खनन में जो है कि कुल इसकी वृद्धि दर 6% रही, जो कि 14 महीने का उच्चतम स्तर है। वहीं दूसरा क्षेत्र जिसमें कि काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है वो आपका प्राथमिक वस्तु क्षेत्र था। इसमें की कुल जो वृद्धि हुई है वो 5.2% पर पहुंच गई है।
जो कि वृद्धि दर जो है वो 7 महीने के उच्चतम स्तर पर है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र की भी वृद्धि दर जो है 5 महीने के उच्चतम स्तर पर है, 4.1%। हालांकि इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें की कमी देखने को मिली है, और वो कौन कौन से क्षेत्र हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र में ये जो है वो 3.8% रहा है, जो कि जुलाई में 6% था, तो इस क्षेत्र में कमी देखने को मिली। इसके अलावा पूंजीगत वस्तुओं की बात करें तो ये आपका 4.4% है, वहीं जुलाई में ये 6.7% देखने को मिला था, तो इस क्षेत्र में भी कमी हुई है। इसके अलावा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 3.5% रही, और जुलाई में जो कि आपका 7.3% था। और इसके साथ ही साथ उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं जो है ये आपका 6.3% है, जो कि 8 महीनों का सबसे न्यूनतम स्तर बताया जा रहा है, यानी कि 8 महीनों में इसने सबसे खराब प्रदर्शन इस बार देखने को मिला है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। X2 अपील हाईकोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग सहयोग पोर्टल, यानी कि सहयोग पोर्टल को बरकरार रखने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा एक्स, यानी कि जिसको आप पूर्व में ट्विटर के नाम से जानते थे। तो ट्विटर ने जो है वो केंद्र सरकार का जो सहयोग पोर्टल है और ये जो चुनौती दी थी उसको कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। और इसी के साथ ये पूरा मामला क्या था, एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। तो भारत सरकार ने एक सहयोग पोर्टल बनाया है, जिसका सीधा सा उद्देश्य ये था कि पुलिस या जो भी आपके सरकारी अधिकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर को तुरंत कोई पोस्ट हटाने का जो है वो मैसेज भेज सकते थे। अब इसमें एक्स का ये कहना है कि इस पोर्टल के जरिए जो है वो कंटेंट हटाने का जो आदेश होता है उसमें कोर्ट की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती, उसके बिना ही ये आदेश जो है वो हमें भेज दिया जाता है। और अगर प्लेटफॉर्म इनका पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है या कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। अब इसी बात को लेकर के एक्स ने ये भी कहा है कि ये जो पोर्टल है यानी ट्विटर जो है, एक्स जो है वो आपका फ्री स्पीच है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है लोगों को। यूज़र की निजता के अधिकारों का ये उल्लंघन है अगर इस पर जो अधिकारी हैं वो बिना किसी आदेश के इसे हटवा देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि कोई अधिकारी जो है वो खुद ही किसी भी पोस्ट को अनवैलिड बता देता है, अवैध बता देता है। अब इससे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म को बोलने का मौका नहीं मिलता है और यूज़र को भी सुनवाई नहीं मिलती है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो सीधे सीधे ये जो चुनौती थी इसको खारिज कर दी है और सरकार के पोर्टल को जायज़ बताया है। हालांकि इस फैसले के बाद जो है कि एक्स जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका जो है वो दायर कर सकता है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरा पोर्टल है, वो इंटरनेट पर गलत या अवैध जानकारी जो है वो रोकने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब एक्स का इस पक्ष में ये तर्क है कि ये एक तरह की सेंसरशिप है और भारतीय संविधान के खिलाफ है। लेकिन न्यायपालिका का इस पे ये कहना है कि एक्स जो है वो एक विदेशी कंपनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक बार कि ये जो आपका सहयोग पोर्टल है इसके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने समझ लिया कि इंटरनेट मध्यस्थों को सामग्री हटाने संबंधी नोटिस जारी करने के लिए एक ऑनलाइन विनियामक मंच है सहयोग पोर्टल, जिसपे कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो डायरेक्ट एक्स को आदेश दे सकते हैं और किसी भी पोस्ट को हटवा सकते हैं। IT अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B के तहत इसे विकसित किया गया है, जो कि गैर कानूनी ऑनलाइन सामग्री को तुरंत हटाना सुनिश्चित करता है। मंत्रालय की बात करें तो ये आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के माध्यम से इसे संचालित किया जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है पोर्टल ग्लिचेस एंड मिसिंग रिकॉर्ड स्लो डाउन रजिस्ट्रेशन टू वक्फ, यानी कि उम्मीद पोर्टल की गड़बड़ियों और गायब रिकॉर्ड के कारण वक्फ पंजीकरण में देरी हो रही है। इस न्यूज़ को हम आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि उम्मीद पोर्टल होता क्या है। तो देश भर की वक्फ संपत्तियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत और निगरानी करना उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, राज्य वक्फ बोर्डों और न्यायिक प्राधिकारियों के समन्वय से इसे संचालित किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि जो उम्मीद पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यही है कि पारदर्शी और समयबद्ध पंजीकरण, यानी कि वक्फ यानी कि जो धार्मिक संपत्ति होती है उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड करना, ताकि देश भर में किसके पास कितनी वक्फ जमीन या संपत्ति है वो साफ साफ और तय समय में सबको पता लग सके, यानी कि ये जो पूरा पंजीकरण का प्रोसेस है बिल्कुल पारदर्शी होगा। लाभार्थियों को सशक्त बनाना, यानी कि पोर्टल की मदद से वक्फ से जुड़े जो लोग हैं वो अपने अधिकार, जिम्मेदारी और कानूनी सुरक्षा का उनको डिजिटल एक्सेस मिलेगा। इससे वे अपने संपत्ति संबंधित दस्तावेज या जानकारी जो होगी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकेंगे, कहीं से भी देख सकेंगे। अगला है पुराने विवाद सुलझाना और जवाबदेही, यानी कि कई वक्फ संपत्ति जो है वो सालों से विवाद में बनी हुई है। अब पोर्टल पर अगर उनकी पूरी जानकारी आ जाएगी
और उनका रिकॉर्ड सही तरीके से हो जाएगा तो उनका आसानी से पता लग सकेगा कि ये किसकी ज़मीन है, और पुराने जो विवाद चल रहे हैं उसको भी निपटाने में जो है कि मदद मिलेगी, और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड या जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। और अगला है नीति बनाने में मदद और नक्शा, यानी कि पोर्टल में जियो टैग यानी कि जीपीएस से जुड़ी जानकारी, नक्शे और संपत्ति डेटा मिलेंगे, जिससे कि सरकार या वक्फ बोर्ड को जमीन के बारे में पूरी डिटेल आसानी से मिल सकेगी और उसके अकॉर्डिंग वो आराम से नीति बना सकेंगे। अब इसमें चुनौती क्या आ रही है कि पोर्टल पर बार बार एरर्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो पोर्टल पर डिटेल्स भरी जाती हैं वो ऑटो सेव की सुविधा नहीं है, जिसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सबमिट करने में तो आपको पूरा जो डेटा है वो फिर से भरना पड़ता है। इसके अलावा एडमिन लॉगिन फेल होना, यानी कि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि एडमिन लॉगिन के बाद भी ये फेल हो जा रहा है कि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड संबंधी समस्याएं भी है कुछ, तो कई दस्तावेज जो है वो बहुत ही पुराने हैं, यानी कि 1 सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की अंतर्गत जो है वो कि 2.3 लाख से ज़्यादा संपत्तियां जो देश में सबसे ज़्यादा है। अब अधिकारी का ये कहना है कि पंजीकरण के लिए पूरी जानकारी मांगी जाती है, जो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि वो बहुत पुरानी है ज़मीन, तो उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। हालांकि सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन फिलहाल तकनीकी और कानूनी वजह से पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो बहुत कमज़ोर है और कई राज्य इसमें जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अब इसी के साथ हम देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है, उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गृह मंत्रालय, बी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।